हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एनसीईआरटी अनप्लग्ड। तो सीबीएसई ने रिलीज़ किया सैम्पल क्वेश्चन पेपर फॉर द ईयर 2021-2022 टर्म फर्स्ट, और इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 12 फिजिक्स का सैम्पल क्वेश्चन पेपर। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। फिर सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस की कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है? तो सबसे पहले इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होती है, आपको पता है? ऐसी सरफेस जिसमें हर एक पॉइंट पे जो पोटेंशियल है, हर एक पॉइंट पे जो पोटेंशियल है वो इक्वल है, सेम है, इक्वल है, उसी को हम इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलते हैं। सबसे पहला पॉइंट देखेंगे, दे डू नॉट क्रॉस ईच अदर। तो क्या इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को क्रॉस करती है? तो आंसर है नहीं करती। क्यों नहीं करती? सपोज इमेजिन करते हैं वो क्रॉस करती है। अगर क्रॉस करती है, उससे पहले हमें एक और प्रॉपर्टी समझनी पड़ेगी इक्विपोटेंशियल सरफेस की। इक्विपोटेंशियल सरफेस के इलेक्ट्रिक फील्ड, इक्विपोटेंशियल सरफेस की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? हमेशा परपेंडिकुलर होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होगी? इसके परपेंडिकुलर होगी। ऐसा क्यों होगा उसको भी समझ लेते हैं। अगर सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है ना, देखो पोटेंशियल क्या है हर एक पॉइंट पे, जैसे कि यहाँ पर है पोटेंशियल सरफेस के अलॉन्ग पोटेंशियल सेम है। पोटेंशियल सेम है तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पर हो सकती है अलोंग द सरफेस? तो अलोंग द सरफेस तो नहीं हो सकती। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ नहीं हो सकती। यानी कि और एक और चीज़, कोई भी कंपोनेंट इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का अलोंग द सरफेस नहीं बन सकता, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है। ओके, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या होना पड़ेगा? हमेशा परपेंडिकुलर ही होना पड़ेगा सरफेस से। ठीक है, तो नाउ ये बात समझ में आ गई होगी। तो परपेंडिकुलर होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस की। अगर दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, अगर दो इलेक्ट्रिक इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है किसी पॉइंट पर, सपोज डायग्राम इतना बनेगा नहीं क्योंकि ऐसा करती नहीं है। ठीक है, फिर भी समझ सकते हैं ना, जैसे ये दो सरफेस है, ओके, एक किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो पहली सरफेस के लिए भी उस पॉइंट पे लिए इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है सरफेस से, दूसरे सरफेस की उस पॉइंट पर परपेंडिकुलर है। तो उस पॉइंट पे दो डायरेक्शन आ जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। क्या ऐसा हो सकता है किसी एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन आ जाए इलेक्ट्रिक फील्ड की? नो, दिस इज इम्पॉसिबल। सो दिस इज वाई इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी एक दूसरे को। तो पहला ऑप्शन सही है, लेकिन इस क्वेश्चन के लिए वो नहीं है। ओके, क्योंकि नॉट पूछा है। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद डिस्टेंस ऑन देम इज जीरो। तो सरफेस इक्विपोटेंशियल सरफेस है, हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है। तो सपोज एग्जांपल समझो, यहाँ पर 10 वोल्ट है, यहाँ पर भी 10 वोल्ट है, किसी हर एक पॉइंट पे 10 वोल्ट है पूरे इक्विपोटेंशियल सरफेस में। तो चेंज इन पोटेंशियल विद डिस्टेंस का चेंज कितना आ रहा है? देखो चेंज जीरो आ रहा है, विद डिस्टेंस जीरो आ रहा है ना। तो यही तो बोला है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद डिस्टेंस। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद डिस्टेंस कितना है? तो आंसर है जीरो। जीरो आ रहा है इसमें चेंज। ओके, तो यानी ये भी ठीक है, यानी कि आंसर नहीं है। फॉर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दे आर कॉन्सेंट्रिक स्पेयर्स। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कैसे बनेगी इक्विपोटेंशियल सरफेस? हमें पता है दिस विल बी प्लेन शीट्स, पैरेलल प्लेन शीट्स और पैरेलल रेक्टेंगल्स। ओके, ये बनेगी एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। ओके, तो तभी तो यहाँ क्या आएगा, ये परपेंडिकुलर आएगी इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो यानी कि ये आंसर हमारा हो जाएगा, ये इनकरेक्ट है। ओके, चौथा पॉइंट भी देख लेंगे, दे कैन बी इमेजिनरी स्पेयर। तो इमेजिनरी स्पेयर बिल्कुल हो सकते हैं। एक पॉइंट चढ़ लिया मैंने, ये पॉइंट चढ़ के लिए हमें ये बना दो, ये स्पेयर। ओके, एक दूसरा स्पेयर बना दो, ये सारे इमेजिनरी स्पेयर बनाओ, ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ही होंगे। ठीक है, तो आई होप पहले का आंसर सी हो जाएगा, थर्ड पार्ट हो जाएगा। ओके, सेकेंड क्वेश्चन में पढ़ेंगे, 2 पॉइंट चार्जेस प्लस क्यू 8Q एंड -2Q आर लोकेटेड एट x इज इक्वल टू 0 and x is equal to L respectively. The point on x-axis at which net electric field is 0 due to this charges is। समझते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, तो देखो एक्स एक्सिस मैं बना रहा हूँ, यहाँ पर ये x इज इक्वल टू 0 पॉइंट है और यहाँ पर x इज इक्वल टू L पॉइंट है। ओके, नाउ x पॉइंट x इक्वल टू 0 पर प्लस 8Q चार्ज है और यहाँ पर -Q चार्ज है। हमें बताना है एक्स एक्सिस में वो कौन सा पॉइंट होगा जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों चार्ज की वजह से 0 होगी। ठीक है, तो देखो अगर पहली बात तो ये दोनों ऑपोजिट नेचर के चार्ज हैं। अगर ये सेम नेचर के चार्ज होते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ 0 होती? डेफिनेटली बीच वाले पॉइंट पे 0 होती। ओके, इनके बीच में 0 होती। ठीक है, लेकिन क्योंकि ये दोनों अपोजिट नेचर के चार्ज है, वो क्यों होता है वो भी मैं बता सकता हूँ आपको। बिकॉज क्यों होता है ऐसा? अगर पहले तो इसी केस को समझ लेते हैं ना। देखो यहाँ पर ये पॉजिटिव है, नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, अब
जैसे कि सपोज यहाँ पर मैं बात करता हूँ, है ना, इस पॉइंट पे बात करता हूँ, एक पॉजिटिव चार्ज रखा है, उस पर फोर्स कहाँ लगा जाए, वहाँ उस पर फोर्स कहाँ लगेगा, तो आंसर है पॉजिटिव इसको इधर रिपेल करेगा और नेगेटिव भी इसको इधर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। ओके, तो देखो फोर्स इधर लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या होगी दोनों के लिए, पॉजिटिव की इस तरफ होती है ना, और नेगेटिव के लिए इस तरफ है। तो यहाँ पर तो ये एडअप हो जाएंगे, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है नेट इलेक्ट्रिक एडअप हो जाएगा। यहाँ तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने का कोई चांस नहीं होता, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कहाँ होगी, यानी कि या तो इधर या इधर। ओके, मतलब चार्जेस के बीच में नहीं, साइड्स में। ओके, अब क्वेश्चन होता है कि कौन सी साइड, लोअर मैग्नीट्यूड वाले के या हायर मैग्नीट्यूड वाले के। तो सिंपल सी बात समझो, देखो यहाँ पर है ना, यहाँ पर 8Q है, प्लस 8Q है, यहाँ -2Q है, ठीक है। तो इधर होगा क्या, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर मैं इस पॉइंट की बात करता हूँ, इस पॉइंट है ना, तो यहाँ पर डेफिनेटली ये तो बात तो है कि पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है बाहर की तरफ, नेगेटिव की वजह से इस तरफ है। तो अपोजिट डायरेक्शन में तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ जीरो आनी है, मतलब यहाँ पर डिक्रीज माइनस होना है ना, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जब निकालेंगे अपोजिट डायरेक्शन है। लेकिन देखो ये पॉइंट इस वाले से काफ़ी पास है, ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, और इस वाले से काफ़ी दूर है ना, तो इसका मैग्नीट्यूड तो बहुत कम हो जाएगा और इसका मैग्नीट्यूड काफ़ी रहेगा। तो यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होने का चांस ही नहीं है। लेकिन अगर यहाँ देखिए 8Q और यहाँ -2Q, तो अब ये पॉइंट लिया तो ये -2Q वाले के पास है और इसके काफ़ी दूर है, मतलब 8Q वाले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ कम होनी चाहिए, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड तो जो इस चार्ज है, चार्ज का मैग्नीट्यूड काफ़ी ज़्यादा था इससे, इसलिए तो वो काउंटर कर देगा उसको। मतलब बात समझ रहे होंगे आप, यहाँ इस तरफ ये मिलेगा एक पॉइंट जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, डिस्टेंस ज़्यादा हो गया है ना, क्योंकि इसका चार्ज भी तो ज़्यादा है, तो उसके लिए अगर ज़ीरो करना है तो हमें इस तरफ लेना पड़ेगा, छोटे जिसका मैग्नीट्यूड कम होता है उस चार्ज की तरफ। ये बात तो हमें समझ में आ गई है कि कहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होना है। ओके, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मान लेते हैं वो पॉइंट कितना है, सपोज x डिस्टेंस पे, कुछ भी ले सकते हो, डिस्टेंस x ले लिया मैंने, यहाँ पर ये l डिस्टेंस है, हमने देख लिया था, ये x0 पॉइंट है, l पॉइंट है। ओके, अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक वो पॉइंट P है सपोज, है ना, तो यहाँ पर इसकी वजह से नेगेटिव की वजह से कहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ये है और इसकी वजह से इधर की तरफ है, ठीक है। तो देखते हैं, देखो ये डिस्टेंस ध्यान रखना, ये P पॉइंट है जो वो 8Q वाले चार्ज से कितने डिस्टेंस पे, L+X डिस्टेंस पे। P पॉइंट जो है वो -Q की वजह से कितने डिस्टेंस पे, X डिस्टेंस पे। ये बात ध्यान में रखिए, इसको मैं रेज कर रहा हूँ, इस बात को ध्यान रखना। ओके, और देखो एक ऐसा पॉइंट P ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पर क्या होगा, ये दोनों की मैग्नीट्यूड ज़ीरो हो जाएगा, मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो हो जाएगी, यानी कि क्या होगा 1/4πε0 Q नहीं है 8Q ले लेंगे इसको, और अपॉन डिस्टेंस क्या है, मैंने अभी आपको शो किया था L+X का होल स्क्वायर, ठीक है। ये किसके बराबर होगा, क्योंकि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आ गया वहाँ, है ना, एक पॉइंट हम मान रहे हैं जहाँ पर जीरो है, वो डेफिनेटली एक पॉइंट होगा ऐसा, है ना, वो x डिस्टेंस पे जो हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। 1/4πε0 2Q और नीचे x², ठीक है, x², अभी हमने आपको शो किया था, सब कैंसिल हो जाएगा, यहाँ Q भी कैंसिल हो जाएगा, 2 से 4। ओके, क्या रह जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 4x² L+X का होल स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर रूट ले लो दोनों तरफ, तो क्या आ जाएगा 2x आ जाएगा 1+x के इक्वल, 1+x के इक्वल। तो यहाँ से क्या आ रहा है, यहाँ से हमारा आ जाएगा x इजिकल टू 1, अगर मैंने x इजिकल टू 1 आ जाए, ठीक है, x इजिकल टू कितना आ गया 1 आ गया, या फिर l आ गया, है ना, ये l आ जाएगा, 1 नहीं था वो l था, सॉरी, है ना, तो l आ जाएगा वो, तो यानी कि l डिस्टेंस सही है। एक सेकेंड ना, मैं कैलकुलेशन थोड़ी देख रहा हूँ, यहाँ पर मैंने क्या किया था, यहाँ 1/, यहाँ था, एक सेकेंड 8Q, क्योंकि मैं इसको डायरेक्ट यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ स्क्रीन पे, तो मुझे पहले का माइंड में याद करना पड़ता है मैंने क्या लिखा था। ओके, तो यहाँ था 8Q था, अपॉन था नीचे x+L, है ना, बिल्कुल x+L का होल स्क्वायर था, ठीक है, और यहाँ 2Q था, और नीचे था L² x² नीचे, सॉरी यहाँ पर मैंने गलत लिख लिया था ना, x² नहीं है, यहाँ पर था L², है ना, डिस्टेंस तो ये नहीं सॉरी x² ही था,
ठीक है ना। ओके एक्स स्क्वायर था, क्योंकि मैं नोटबुक में सॉल्व करके नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ इसलिए, और इसमें सॉल्व करने थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है क्योंकि मैं इसमें प्रॉपर्ली लिख नहीं पाता हूँ। ओके, और तो डायरेक्टली सॉल्व करने में ऐसा हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप खुद भी कर सकते हो उसे, तब समझ में आ जाएगा। मैथड समझ गए होंगे कि क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर मैं जो चेक कर रहा था आंसर को, ओके, और स्क्वायर रूट लेंगे 2x। अब देखो मुझे वो भी याद करना पड़ेगा, तो ये आ गया x इज इक्वल टू एल, है ना, x इज इक्वल टू एल पे आएगा, तो इसका आंसर है x इज इक्वल टू एल। लेकिन अब देखो, हाँ यहाँ था ना एक्स एल आया ना, मतलब ये जो डिस्टेंस है वो 0 है, और ये एल डिस्टेंस, एल पॉइंट है, और यह एक और एल डिस्टेंस जो एक्स की वैल्यू है एल आई है ना। तो हमें क्या पूछा है, द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस एट विच नेट चार्ज इज 0 ड्यू टू दिस, तो वो एक्सिस में कौन सा पॉइंट है ना। एल डिस्टेंस कहाँ से, वो इस माइनस ट्यूब क्यू चार्ज से एल डिस्टेंस, तो ये पॉइंट कितना होगा, ये एल नहीं होगा, 2L होगा ना। बात समझे ना, एक्स जो आया वो एल आया, एक्स जो आया एल आया, यानी कि और ओरिजिन तो यहाँ पर है, यहाँ से कितना डिस्टेंस पे है वो, तो 2L डिस्टेंस, 2L इसका सही आंसर है ना। कैलकुलेशन सही थी, ये पॉइंट मैंने ना एल नहीं आना चाहिए था, 2L आएगा यहाँ पर। ओके, समझ गए होंगे कैसे हुआ है ना, प्रोसीजर समझ गए होंगे। आगे बढ़ेंगे फिर क्वेश्चन नंबर 3 में, इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ मूवमेंट पी इज प्लेस पैरेलल टू द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल इज बाय 90 डिग्रीज। ओके, तो क्या है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके, क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको कुछ चैनल के बारे में बता दूंगा। मैं मेरे चैनल में मैं आप NCERT एक्सप्लेन करता हूँ डिटेल में, जितना लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करता हूँ। 12th क्लास की मोस्ट ऑफ द चैप्टर मैंने कंप्लीट कर दिया, 11th क्लास के कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा MCQs वगैरह भी मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा है तो सब्सक्राइब करना चैनल को, ठीक है। और वीडियोस और आगे भी मैं इसके पार्ट कंप्लीट करूँगा, इस सैम्पल पेपर जो भी आपके क्वेश्चन होंगे उस बोर्ड से रिलेटेड वह कंप्लीट मिलेंगे ना, ठीक है। तो वापस आ जाए क्वेश्चन में, तो एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, डाइपोल मोमेंट P। ओके, एक डाइपोल प्लेस है, कैसे, इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हम पैरेलल लाइन से शो करते हैं, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से। ओके, नाउ तो एक डाइपोल है जो कैसे प्लेस्ड है, पैरेलल प्लेस्ड है, ये डाइपोल मोमेंट इसका ऐसे होगा, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल। ओके, इसको हमें रोटेट करना है, 90 डिग्री रोटेट करना है, तो कितना वर्क करना पड़ेगा, तो अगर अपने वर्क डन का फॉर्मूला पड़ा है, वर्क कितना आ जाता है, ठीक है, P इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। हम इनिशियल पोजीशन मानते हैं कि कॉस 0 डिग्री जो पैरेलल है पोजीशन, वो इक्विलिब्रियम पोजीशन माना है हमने। ओके, एंड दैट इज, तो कॉस जो 0 डिग्री 1 आ जाएगा, और कॉस जो दूसरा हम रोटेट कर रहे हैं जिस पॉइंट पे, वो थीटा ले रहे हैं, ठीक है। एक जनरल एक्सप्रेशन हम ये ले लेते हैं, ठीक है। और इस केस में आप देखो थीटा हम 90 तक रोटेट कर रहे हैं, तो ये क्या जाएगा, P 1 माइनस कॉस 90, ठीक है, और कॉस 90 आ जाएगा। तो वर्क डन आप देखोगे यहाँ से कितना आ जाएगा, कॉस 90 इज इक्वल टू 0, सो दिस विल बी P। ओके, P आ जाएगा बस, तो वर्क डन आ जाएगा P, ठीक है। डायरेक्ट P याद रख सकते हो, तो P इसका वर्क डन है। तो डाइपोल को पैरेलल ओरिएंटेशन से 90 डिग्री रोटेट करने पे P वर्क करना पड़ेगा। ओके, तो इसका आंसर सेकंड है। फोर्थ क्वेश्चन में पढ़ेंगे, 3 कैपेसिटर 2 माइक्रोफैराड 3 माइक्रोफैराड एंड 6 माइक्रोफैराड आर जॉइंड इन सीरीज विच इज अदर द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंसेस। सीरीज में ज्वाइन करेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब ही क्या होता है, जब हम एक एंड को दूसरे एंड से कनेक्ट, एक एंड कैपेसिटर के ओनली वन एंड कनेक्ट करते हैं, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर एक एंड कनेक्ट हुआ है, तो जब ज्वाइन करते हैं तो उसका एक्सप्रेशन आपको डायरेक्ट याद रखना है, ठीक है। डेरिवेशन मैंने एक्सप्रेशन में कराई है चैप्टर के, आप देख सकते हैं वहाँ से प्लेलिस्ट में जाके, 1/c ये होता है ना, इसका कैसे याद रख सकते हो, कैपेसिटर में जो पैरेलल में है, ठीक है, कैपेसिटर में जो पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, वो कैपेसिटर में सीरीज में इक्विवेलेंट वैसे निकलता है रेसिप्रोकल करके। ओके, तो 1/2 माइक्रोफैराड प्लस 1/3 और प्लस 1/6 माइक्रोफैराड, हम बाद में माइक्रोफैराड में ही आएगा जो आएगा, है ना, उस तो ये आ जाएगा 6 3 + 2 + 1, तो कितना आ जाएगा, ये 6/6 आ रहा है, तो 1 माइक्रोफैराड इज द आंसर। ओके, 1/1 1 ही आ जाएगा, और उसमें 1 ही रहेगा ना, 1 माइक्रोफैराड इज द आंसर। ओके, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में, 2 पॉइंट चार्जेस प्लेस इन अ मीडियम ऑफ डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट 5r एट अ डिस्टेंस r बिटवीन देम, experience an electrostatic force F, the electrostatic force between them in came at the same distance।
बोला है 2 पॉइंट चार्जेस है, मीडियम एक मीडियम है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है उसका 5 है, उसमें फोर्स और आर डिस्टेंस पे, और उस पर फोर्स कितना लग रहा है, एफ फोर्स लग रहा है। बात ध्यान से समझना, 2 पॉइंट चार्जेस मीडियम पे है और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 है, ओके, और एफ फोर्स लग रहा है। हमें बताना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अगर हम इन दोनों चार्जेस को वैक्यूम में ले गए, मीडियम से वैक्यूम में ले गए, ठीक है, वैक्यूम में ले गए तो फोर्स कितना हो जाएगा। तो डायरेक्ट थोड़ा याद रख सकते हो, हमें पता ना जो फोर्स है मीडियम में ले जाएंगे तो कितना रिड्यूस हो जाएगा, जितना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, जो न्यू फोर्स बनता है मीडियम का वो एफ अपॉन के बनता है ना, मतलब जिसमें एफ क्या है, या फिर ऐसे लिख सकते हो एफ जो होगा वो एफ नॉट क्या है, मीडियम में कितना फोर्स लग रहा है अगर सेम डिस्टेंस पे, ऑब्वियसली चार्जेस सेम है सेम डिस्टेंस पे तब, ओके ये, ओके। और इसमें तो हमें ये एफ दे रखा है, ओके, और के की वैल्यू सॉरी गिवन है 5 है, तो जो एफ नॉट होगा वो कितना होगा 5 टाइम्स एफ, 5 टाइम्स हो जाएगा जो फोर्स लग रहा है मीडियम पे, है ना, मतलब इसमें 5 टाइम्स फोर्स लगेगा मीडियम वैक्यूम पे अगर सेम डिस्टेंस पे वो दोनों चार्जेस हैं, ठीक है। तो 5 इसका डायरेक्ट आंसर है। आप देख भी सकते हो उसको, आप आपको पता है ना ये चीज़ कि फोर्स जो होता है वो मीडियम के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन होगा, और एप्सिलॉन को मैं क्यू ऑब्वियसली यहाँ क्यू और क्यू वन टू आएगा, आर स्क्वायर आएगा, और एप्सिलॉन को क्या लिख सकता हूँ मैं, एप्सिलॉन को इन टर्म्स ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी, और रिलेटिव परमिटिविटी ही डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट है, सो एप्सिलॉन नॉट इनटू के लिख सकता हूँ, है ना। जब आप इसको रेशो ले लोगे इसका तो सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, बस 1/के रह जाएगा, तो उसको आप सॉल्व करके देख सकते हो ना, डायरेक्ट एक्सप्रेशन भी याद रख सकते हो कि फोर्स रिड्यूस हो जाता है किसी भी मीडियम में, कितने टाइम रिड्यूस होगा जो इसका डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा मीडियम का, ठीक है। आगे बढ़ जाएंगे फिर क्वेश्चन नंबर 6 पे, विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर गॉसेस लॉ। गॉसेस लॉ के लिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, तो देखते हैं कि करके स्टेटमेंट, ऑल द चार्जेस वेदर इनसाइड और आउटसाइड द गॉसियन सरफेस कंट्रीब्यूट टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो ऐसा नहीं है, ओनली द गॉसियन सरफेस के, है ना, जो क्लोज गॉसियन सरफेस होती है हमारी, कुछ प्रॉपर्टीज है उसकी, तो उसके इनसाइड जो चार्जेस होते हैं वही कंट्रीब्यूट करते हैं किसके लिए, फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कंट्रीब्यूट करते हैं, बाहर वाले कंट्रीब्यूट नहीं करते, इसलिए पहला ऑप्शन तो नहीं हो सकता। सेकेंड ऑप्शन में पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड्स अपॉन द ज्योमेट्री ऑफ द गॉसियन सरफेस, तो ऐसा भी नहीं है, ज्योमेट्री पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन में पढ़ेंगे फिर गॉसेस थ्योरम कैन बी अप्लाइड टू अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो नहीं, नॉन यूनिफॉर्म में अप्लाई नहीं करेंगे, यूनिफॉर्म में अप्लाई करेंगे। द इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर द गॉसियन सरफेस रिमेन कंटिन्यूस एंड यूनिफॉर्म एट एवरी पॉइंट, ओके। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो गॉसियन सरफेस की कंटिन्यूस होनी चाहिए और यूनिफॉर्म होनी चाहिए हर एक पॉइंट पे, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ 7 तो अब क्वेश्चन करेंगे, a capacitor plates are charged by a battery with V volts. After charging, battery is disconnected and a dielectric slab with dielectric constant K is inserted between its plate. The potential across the plates of a capacitor will become. अब इसमें दो टाइप के क्वेश्चन हो सकता है। हमने क्या किया, बैटरी को, एक कैपेसिटर को क्या किया हमने, बैटरी से चार्ज किया है, ओके, इसको चार्ज कर दिया, ओके। तो चार्ज करने के बाद हमने इसमें कितना वी वोल्ट की बैटरी थी, है ना, वी पोटेंशियल चार्ज किया हुआ है ऑब्वियसली, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, हाँ। और देखो दो क्वेश्चन बन सकते हैं, जो इस क्वेश्चन की बात भी करूँगा और जो दूसरा क्वेश्चन बन सकता है वो भी आप ध्यान में रखोगे। बैटरी से कनेक्ट कर दिया, चार्ज कैपेसिटर को उसको चार्ज कर दिया, उसके बाद बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया, ठीक है, डिस्कनेक्ट कर दिया, वो क्वेश्चन है। अगर डिस्कनेक्ट नहीं किया होता तो वो दूसरा केस बनता, ठीक है। दोनों केस की बात कर लेते हैं। पहले डिस्कनेक्ट कर दिया, चार्ज हो गया ये कैपेसिटर और डिस्कनेक्ट कर दिया हमने, और उसके बाद हमने बीच क्या इंट्रोड्यूस किया, एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस किया, डाइलेक्ट्रिक बेसिकली इंसुलेटर, ओके, इंट्रोड्यूस किया। और आपको पता है इंसुलेटर जब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का इंसुलेटर, तो हमें बताना है पोटेंशियल क्या होगा इसके अक्रॉस। तो देखो पहली बात तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो भी डिक्रीज़ कर जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी अब, वो पहले जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी जब डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस नहीं किया था वो उससे के टाइम डिक्रीज़ कर जाएगी। ऐसा क्यों होगा, ड्यू टू पोलराइजेशन। आपको अगर मैं डिटेल में जाऊँ थोड़ा, तो क्या होता है इसमें जो डाइलेक्ट्रिक है, ठीक है, इसमें क्या होगा, पोलराइजेशन होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में जो यहाँ पर पोलराइजेशन डेवलप हुआ है, पॉजिटिव और नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, ओके।
तो इसकी वजह से क्या होगा, जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड वो रिड्यूस हो जाएगी। ओके, रिड्यूस हो जाएगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस होगी तो पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस भी रिड्यूस हो जाएगा, बिकॉज देखो पहली बात तो ये क्या होता है, अगर पैरेलल प्लेट वाला जो हमारा एप्लीकेशन जिससे हमारा कैपेसिटी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कर निकालते हैं, है ना, क्या आता है ये सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ये होता है। ओके, और अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो सिग्मा है सिर्फ एप्सिलॉन नॉट है, मीडियम क्या चेंज हो जाता है, मीडियम चेंज हो गया और क्या हो गया, क्यू अपॉन सॉरी नॉट क्यू, के टाइम्स एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि मीडियम चेंज हो गया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी के टाइम रिड्यूस हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो गई, और आपको पता है ई क्या होता है, वी अपॉन डी होता है। ठीक है, पोटेंशियल अपॉन डिस्टेंस। ओके, सो दिस इज, जब इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हुई है, डिस्टेंस तो दोनों प्लेट के बीच में सेम ही है, डिस्टेंस तो सेम ही है, तो पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफ हो जाएगा, वो भी डी टाइम्स के टाइम्स रिड्यूस हो जाएगा। तो वी अपॉन इज द आंसर। ओके, मैं आपको दूसरा केस भी बता रहा था, मैंने बोला अगर बैटरी कनेक्टेड रहती हुई डायरेक्टली इंट्रोड्यूस करते हो तो ऑब्वियस सी बात है जो पोटेंशियल है वो डिक्रीज नहीं करता उस केस में, क्योंकि बैटरी तो लगातार कनेक्टेड है उससे, तो वो केस भी बन सकता था, लेकिन हमारा आंसर इसमें वी बाय के है। आगे बढ़ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 8 पे। द बेस्ट इंस्ट्रूमेंट फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ ईएमएफ ऑफ अ सेल इज, तो हमें पता है ना मेजरमेंट ईएमएफ के लिए, मेजरमेंट के लिए पोटेंशियोमीटर इज़ द बेस्ट इंस्ट्रूमेंट, बिकॉज ये नल डिफ्लेक्शन में वर्क करेगा। ठीक है, तो पोटेंशियोमीटर आपको डायरेक्ट इसका आंसर याद रखना है, पोटेंशियोमीटर इज द राइट आंसर। ओके, नाउ ना कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, नल डिफ्लेक्शन मेथड आपने पढ़ा होगा इसको। ठीक है, तो पोटेंशियोमीटर इज राइट आंसर, हमें एग्जैक्ट ईएमएफ सेल का मिल जाएगा पोटेंशियोमीटर की हेल्प से। ओके, आगे बढ़ेंगे फिर और बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की। दैट एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू सर्किट कंटेनिंग टू वायर्स ऑफ सेम मटेरियल कनेक्टेड इन पैरेलल इफ द लेंथ एंड रेडियस ऑफ द wires are in the same in the ratio of 3:2 and 2:3, then the ratio of the current passing through the wire will be। ठीक है, तो समझते क्वेश्चन क्या बोला है। क्वेश्चन में देख करंट पास हो रहा है एक वायर से जिसमें दो वायर क्या है, पैरेलल में कनेक्टेड है। ठीक है, दो वायर सेम मटेरियल की कनेक्टेड है और करंट पास हो रहा है। ठीक है, इन दोनों वायर से, है ना, और हमें पता है पैरेलल में जो करंट होता है वो, क्योंकि इनकी लेंथ क्या है, पोटेंशियल तो सेम रहता है, पोटेंशियल जो होगा पैरेलल में वो सेम रहता है, हमें पता है, करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब दोनों वायर की क्या है, रेजिस्टिविटी सेम है क्योंकि मटेरियल सेम है। लेंथ और रेडिया अलग अलग है, क्या रेशियो लेंथ और रेडिया का, तो पहले 3:2 और तो L1/L2 क्या है 3:2 एंड R1/R2 क्या है 2:3, तो हाँ 2:3, तो एरिया 1/एरिया 2 क्या हो जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है एरिया होता है एक वायर क्या होगी एक सिलेंडर शेप में, तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर, तो यानी कि रेशियो क्या रहेगा उसका पाई आर स्क्वायर, पाई तो पाई कैंसिल हुआ, आर स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 यहाँ पर 9, तो A1/A2 क्या है 4/9, तो ये अच्छे ध्यान रखोगे, है ना। A1 इसको यहाँ मैं लिख देता हूँ थोड़ा सा L1/L2 क्योंकि 3/2 है। ठीक है, A1/A2 कितना आया, तो ये आया था हाँ 4/9। ठीक है, ये अब देखो करंट निकालना है, रेशियो ऑफ करंट, तो पहले रेशियो निकाल लेते हैं R1/R2 क्या होता है रो L/A, यही तो होता है रो L/A, है ना, रो सेम है तो कैंसिल हो जाएगा, रेशियो में ले रहे हैं क्योंकि, तो क्या रह जाएगा यहाँ L1/L2। ओके, L1/A होता है ना, L1/A होता है, चलो इसे करते हैं प्रॉपर तरीके से, L1/A1, नीचे वाले का भी L1/A2, तो ऊपर चला जाएगा वो क्या आ जाएगा A2/L2। ठीक है, तो ये आ गया L1/L2 A2/A1। अब देखो L1/L2 क्या है 3:2 है, रेशो हमने देखा। A2/A1 अभी निकाला हमने, कितना आया था A2/A2 कितना आया था, देखो A1/A2 4/9 था, है ना, तो A2/A1 कितना आ जाएगा 9/4, है ना, 9/4 बिल्कुल ये आएगा, ये 27/8 आ रहा है, 27/8 आ रहा है क्या R1/R2 27/8 आ रहा है। रेजिस्टेंस का रेशो तो ये आ गया, लेकिन हमें करंट का रेशो पूछा है, करंट क्या हो जाएगा, देखो करंट हो जाएगा V/R। ठीक है, पोटेंशियल तो सेम है, पोटेंशियल से मैं पहले के लिए करंट क्या होगा, पोटेंशियल दोनों के
अक्रॉस सेम है, पैरेलल में कनेक्टेड है बिकॉज, ठीक है। तो I1/I2 क्या आ रहा है, R2/R1, R2 आ रहा है I1/I2, I1/I2 आ रहा है R1/R2 और R2/R1, और ये रेशियो अभी हमने R1/R2 27 स्टूडेंट देखा, तो ये आंसर क्या आ जाएगा 8:27 इसका, क्योंकि 8 R2/R1 है। ओके, तो आंसर इसका ये आ जाएगा। ओके, 10 क्वेश्चन में पढ़ेंगे और इस वीडियो के लिए लास्ट क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। मैं पार्ट्स में आपको ये सारे MCQs करा दूंगा, ठीक है। काफ़ी लंबी वीडियो बन गई है, तो 10 क्वेश्चन ट्राई करूँगा, या 10 से ज़्यादा भी हो जाएंगे। अभी मैं 10 क्वेश्चन ही करूँगा, ठीक है। बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर इन अ सेमी कंडक्टर इंक्रीजेज फॉर बोथ, डिक्रीजेज फॉर बोथ। अब देखो क्या बोला है, टेम्परेचर के बढ़ने का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर और सेमी कंडक्टर। कंडक्टर के स्पेसिफिक रेजिस्टेंस टेम्परेचर के बढ़ने के साथ क्या होता है, बढ़ता है, कम होता है। तो आंसर है टेम्परेचर के बढ़ने स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बढ़ता है। कैसे पता चला, फॉर्मूला है ना हमारे पास, रो क्या होता है m(n)² टाउ, यही तो फॉर्मूला है रो का, डेंसिटी का m। अब देखो m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन का चाहिए टाउ। ये टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो VRMS या थर्मल वेलोसिटी बढ़ेगी, है ना। थर्मल वेलोसिटी बढ़ेगी इलेक्ट्रॉन की, थर्मल वेलोसिटी बढ़ेगी या VRMS वैल्यू बढ़ेगी, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ वेलोसिटी, वो बढ़ेगी। तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये इलेक्ट्रॉन हीट गेन करेंगे, थर्मल एनर्जी गेन करेंगे, स्पीड से मूव करेंगे, उनकी स्पीड बढ़ जाएगी। तो जो टाउ है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। क्यों डिक्रीज कर जाएगा, बिकॉज ये क्या होता है, रिलैक्सेशन टाइम होता है, मतलब एवरेज टाइम ड्यूरेशन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। अगर इलेक्ट्रॉन की स्पीड बढ़ गई है तो कोलिजन में कम टाइम लगेगा ना, कोलिजन जल्दी टकरा जाएंगे वो, है ना। जैसे कि अगर दो डिस्टेंस, सपोज A और B के बीच में डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस को अगर आप ज़्यादा स्पीड से ट्रैवल कर रहे हो तो कम टाइम लगेगा, सिंपल सी बात है। यहाँ पर भी कम टाइम लगेगा। एवरेज रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, एवरेज टाइम ड्यूरेशन बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन, सारे इलेक्ट्रॉन का एवरेज ले लेते हैं, मीन। ओके, तो VRMS बढ़ने से ये कम हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ने पे ये हो रहा है। ओके, और देखो ये इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो रेजिस्टिविटी भी क्या हो जाएगी, रेजिस्टिविटी इंक्रीज कर जाएगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। किस में, मेटल के लिए। लेकिन सेमीकंडक्टर के लिए एक दूसरा फैक्टर भी आएगा n। अब देखो सेमीकंडक्टर चैप्टर आपने अभी सेमेस्टर 1, अगर आप अपने बस सेमेस्टर 1 का ही आपने पढ़ा है तो नहीं पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी आपको पता है n क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। तो सेमीकंडक्टर के लिए क्या होता है, टेम्परेचर के बढ़ने के साथ n की वैल्यू होल और क्या इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट हो जाते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ होल, तो n की वैल्यू काफ़ी बढ़ जाएगी, किसके लिए, सेमीकंडक्टर के लिए। और ऐसा होगा तो ये बढ़ रहा है, ठीक है, ये बढ़ रहा है, भले ये कम हो रहा है, तो इसको क्या कर देगा, ये डोमिनेट करेगा, ठीक है, ये डोमिनेट करेगा। सपोज मैं बोलता हूँ, देखो टेम्परेचर पहले टाउ की वैल्यू कितनी थी, पहले 2 थी, 2 से कितनी हो गई, 10 हो गई, ठीक है, बड़ी तो रो कम होना चाहिए। लेकिन n क्या हो गया, n 10 था और 10,000 हो गया, यानी कि ये फैक्टर बहुत ज़्यादा डोमिनेट करता है, तो रोज केस में क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो हमारा आंसर है कंडक्टर के लिए तो डिक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा, लेकिन सेमीकंडक्टर के लिए इंक्रीज कर जाएगा टेम्परेचर बढ़ने पर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है। और भी क्वेश्चन है इसमें, लेकिन मैं बस 10 क्वेश्चन रखूँगा आज के लिए, ठीक है। कल या पर जब भी मुझे टाइम मिलेगा 10, नेक्स्ट 10, फिर नेक्स्ट 10, इस तरह से जितने क्वेश्चन है मैं आपको ये करा दूँगा, ठीक है। आप ICSE का भी मैंने क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया, पूरा कंप्लीट नहीं किया है आखिर, ठीक है, कुछ क्वेश्चन रह गए, तो उसको भी मैं करके दिखा दूँगा आपको। ओके, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर आप चाहते हो कि आपको ये नोटिफिकेशन मिलता रहे मेरी वीडियोस का, आगे का जो मैं क्वेश्चन सॉल्व करूँगा उसका, ठीक है, NCERT जो एक्सप्लेन करता हूँ उसका, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और लाइक कर सकते हो, वीडियो को शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड के साथ, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।